हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड की वजह से हम आपके लिए गाइस पार्ट 3 लेके आ रहे हैं हमारे टॉप 5 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का। दोस्तों, आई होप गाइस कि आपको स्टार्टिंग के दो जो पार्ट इसके हैं आपने देख लिए होंगे और उस दोनों पार्ट में आपने बढ़िया से रिवीजन कर लिया होगा। दोस्तों, आज पार्ट 3 की हम बात करेंगे और दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये सारे पार्ट देख रहे हैं और मैंने जैसे आपको पढ़ाया, अगर आप वैसे चीज़ों को याद रखें तो आपके एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हमारे पास कौन से 5 टॉपिक है दोस्तों। चलिए गाइस, तो बेटा आज हमारे सामने जो 5 टॉपिक हैं, मनी मार्केट, केवाईसी गाइडलाइंस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम एंड नाबार्ड। दोस्तों, तो ये 5 टॉपिक हैं, पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है गाइस, तो इन पांचों को हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो स्टार्टिंग करेंगे बेटा किससे, मनी मार्केट से। गाइस, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा मनी मार्केट दोस्तों। ठीक है गाइस, चलो तो बेटा मनी मार्केट में हमारे एग्जाम के हिसाब से कैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो पहले दोस्तों, मनी मार्केट बेटा पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्या, कि मनी मार्केट किसके अंडर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो मनी मार्केट बेटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, याद रखना। मनी मार्केट वर्क्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा बेटा दोस्तों, बेटा मनी मार्केट बेटा हम क्या बोलते हैं, तो मनी मार्केट को हम बोलते हैं बेटा क्या, ये शॉर्ट टर्म मार्केट है दोस्तों। हाँ, ये शॉर्ट टर्म मार्केट है गाइस। ठीक दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मतलब बेटा क्या, यहां पर जो भी पैसे का लेन देन होता है, मनी मार्केट में जो भी पैसे का लेन देन होता है बेटा, वो बेटा अप टू 364 डेज, या फिर गाइस आप बोल सकते हैं या फिर अप टू 1 ईयर के लिए बेटा होता है, इसके ऊपर नहीं आता। ठीक है, तो मनी मार्केट के बड़े बेसिक 3 क्वेश्चन है जो हमने देखे। मनी मार्केट उसके अंडर में आता है। मनी मार्केट कैसा मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, क्योंकि यहां पर जो पैसे का लेन देन है वो अप टू 1 ईयर, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 50 दिन, 100 दिन, तो मैक्सिमम 364 डेज के लिए यहां पर पैसे का लेन देन बेटा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, तो मनी मार्केट गाइस हम पढ़ेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों बेटा ये क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन बेटा क्या होगा, इसका पहला क्वेश्चन कि सीडी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बेटा इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1989 में, 1989 दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ठीक, कि सीडी कौन इशू करता है, सीडी कौन इशू करता है दोस्तों। बेटा इशू कौन करता है, इसका मतलब कौन इससे उधार लेता है, तो सीडी से कौन उधार लेता है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक, सिडबी, ये लोग भी बेटा सीडी को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, सीडी का मिनिमम अमाउंट कितना होता है, सीडी का मिनिमम अमाउंट कितना होता है दोस्तों, तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए। पहले ये 1 लाख रुपए था, अब ये 5 लाख हो गया। ठीक है, और बेटा ये हमेशा 5 लाख के मल्टीपल पर इश्यू होता है, ये हमेशा 5 लाख के मल्टीपल पे इश्यू होता है गाइस, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा अमाउंट सीडी का नहीं हो सकता है, आपके सामने ऑप्शन है 5 लाख, 15 लाख, 37 लाख, 40 लाख, तो आपका आंसर 37 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा 5 लाख के बेटा मल्टीपल पर इश्यू होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बेटा, सीडी का मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है बेटा, तो बेटा सीडी का मैक्सिमम अमाउंट देयर इज नो लिमिट, कोई ऐसा लिमिट है नहीं बेटा इसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा बनते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, बेटा पांचवा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम सीडी की बात करें तो बेटा इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है दोस्तों, तो बेटा इस केस में 2 बातें हैं। दो, अगर दोस्तों हम बैंक की बात करेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों कोई बैंक सीडी इशू कर रहा है तो बेटा मिनिमम मैच्योरिटी बेटा इसकी होती है 7 डेज की होती है, 7 डेज की। ठीक है, और बेटा मैक्सिमम मैच्योरिटी इसकी होती है बेटा 1 ईयर की दोस्तों, अगर हम सीडी की बात करते हैं। हाँ, अगर हम बैंक की बात करते हैं गाइस। वहीं दोस्तों अगर ये ऑल इंडिया
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसे इशू करते हैं बेटा। तो देन बेटा सीडी की मैच्योरिटी मिनिमम बेटा हो जाती है 1 साल, 1 ईयर, और दोस्तों मैक्सिमम हो जाती है दोस्तों कितनी 3 साल। तो इसे याद कर लेना दोस्तों। हाँ चलिए, तो यहां अगर आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए तो आपके एग्जाम से बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये बेटा पहला है सीडी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेटा क्या है, कमर्शियल पेपर दोस्तों। हाँ कमर्शियल पेपर गाइस। हाँ तो पहला क्वेश्चन इससे बेटा क्या बनेगा कि कमर्शियल पेपर को कब इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। तो भाई 1990 में ये पहली बार आया था भारत में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा बी क्वेश्चन इसका कि सीडी कौन इशू करता है, मतलब इससे कौन उधार लेता है बेटा। तो वही बेटा आप मान लीजिए जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज, या बोल लीजिए कॉरपोरेट, या बेटा आप बोलो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेटा तो ये लोग इससे उधार लेती हैं, इशू करती हैं बेटा। हाँ एक नियम और है दोस्तों। अच्छा तीसरा बेटा, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि क्या कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए इन कंपनी की कुछ कैपिटल लिमिट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बेटा वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर पाएंगी जिनका दोस्तों नेटवर्थ कम से कम 4 करोड़ रुपए होना चाहिए दोस्तों। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई कंपनी सीड कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है तो उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, कम से कम 4 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डी पॉइंट, इसका मिनिमम अमाउंट कितना बेटा होता है सीडी का, इसका सीबी का। तो इसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए दोस्तों। तो बेटा कमर्शियल पेपर का भी मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 5 लाख रुपए दोस्तों, ठीक है। और बेटा ये 5 लाख के मल्टीपल पर ही इश्यू होती है, ये 5 लाख के मल्टीपल पे दोस्तों इश्यू होती है, ठीक है। अगर आप पूछेंगे इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना बेटा होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट दोस्तों, ठीक। तो ये बेटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट दोस्तों नहीं होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें इसकी मैच्योरिटी बेटा क्या होती है, मैच्योरिटी। तो दोस्तों कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी बेटा क्या होती है, तो बेटा मिनिमम होती है 7 डेज, और दोस्तों मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होती है बेटा 1 साल, 1 साल। तो बेटा इसमें सारे पॉइंट रट्टा मार लीजिएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये है दोस्तों क्या, कमर्शियल पेपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों देखिए, जब दोस्तों हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोस्तों, ठीक है, जब बेटा लोन की जरूरत पड़ती है तो बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं बेटा वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे। मतलब गाइस इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं WMA, ठीक है। आप बोल सकते हो जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। यहां पे एरो का सिंबल मतलब बेटा कि लोन यहां से यहां जा रहा है। अच्छा गाइस इसमें दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन मिलता है, मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों, ठीक, इन दोनों को बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है वेज एंड मीन्स पे। तो वेज और मीन्स एडवांसेस ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है बेटा। अब क्वेश्चन बनता है कितने दिन के लिए बेटा, तो बेटा दिन होता है 90 दिन मैक्सिमम, 90 डेज मैक्सिमम 90 दिन के लिए बेटा, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट बेटा इस पर ब्याज देना पड़ता है, और बेटा इसका ब्याज जो होता है बेटा वो हमेशा रेपो रेट के बराबर होता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधार ले रही दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्याज देना पड़ेगा। तो भारत सरकार जो ब्याज देती है दोस्तों वो रेपो रेट के बराबर होगा, मतलब इस समय 6.5% दोस्तों, ठीक है। तो वेज और मीन्स एडवांसेस क्या है दोस्तों, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को लोन बांटती है, ठीक है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आप लोन लेंगे तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर बैंक, तो बेटा इनको ब्याज देना पड़ता है रेपो रेट के बराबर। और जो लोन का टाइम बेटा है वो मैक्सिमम 90 डेज है, मतलब 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मतलब 90 दिन से ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर लोन नहीं देंगे दोस्तों। क्लियर भाई लोग, आगे बढ़े चलिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, ओवरड्राफ्ट दोस्तों। अब बेटा ये ओवरड्राफ्ट बेटा क्या होता है दोस्तों, देखो
ओवरड्राफ्ट बेटा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये वो बेटा रेट है जिस रेट पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दोस्तों लोन लेते हैं बेटा जस्ट फॉर 10 डेज, 10 डेज। और इसका जो बेटा ब्याज होता है वो हमेशा 2% प्लस रेपो रेट दोस्तों होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बेटा होता क्या है, देखिए एक्चुअली ओवरड्राफ्ट जो है ना, इस पर हमारी भारत सरकार डायरेक्टली लोन नहीं मांगती है। एक्चुअली बेटा क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये होता है बेटा क्या, वेज एंड मीन्स दोस्तों। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिन के लिए बेटा लोन दिया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों मान लो 90 दिन पूरा हो गया, अब हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं था। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो ताकि हम तुम्हारा पैसा हमको वापस कर दें। तो बेटा जो ये मोहलत है ना, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 डेज की मोहलत और देती है दोस्तों। तो बेटा जो 10 डेज एक्स्ट्रा हुआ ना, इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब चूंकि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना वादा तोड़ा है, तो बेटा इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर 2% की पेनाल्टी आती है ओवरड्राफ्ट दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट केस में क्या बेटा होता है, देखिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट है, तो बेटा इनको 14 डेज के लिए लोन मिलता है ओवरड्राफ्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और इनका ब्याज भी दोस्तों क्या है, इनका ब्याज भी 2% प्लस रेपो रेट के बराबर होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इसे। यानी गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 डेज के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज के लिए लोन मिलता है अगर इन लोगों ने 90 दिन में अपना पैसा नहीं चुकाया तो। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा बेटा ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ट्रेजरी बिल। अब ये बेटा टी बिल क्या होता है, देखो दोस्तों टी बिल, पहला क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, टेबल का इंट्रोडक्शन बेटा कब हुआ था, ठीक है। तो 1917 में दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा कि इसको इशू कौन करता है, इशूड बाय दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन बेटा इसकी डीलिंग कौन करता है, इसकी डीलिंग बेटा कौन करता है, इसकी डीलिंग कौन होता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बेटा इसका मिनिमम अमाउंट कितना बेटा होता है, मिनिमम, तो बेटा टी बिल का मिनिमम अमाउंट बेटा होता है कितना होता है, तो ये होता है बेटा 25,000 रुपए, और ये दोस्तों 25,000 के ही मल्टीपल पर इश्यू होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बिल का मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है बेटा, तो उसका बेटा मैक्सिमम जो अमाउंट होता है उसकी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, तो जब दोस्तों हमारी भारत सरकार को उधार की जरूरत पड़ती है तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा ट्रेजरी बिल इशू करती है। मतलब गाइस ये एक तरह की बेटा क्या है, ये एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बेटा, जिससे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे बोरो करती है। लेकिन दोस्तों इसमें पूरी डीलिंग जो है, मतलब किसको ट्रेजरी बिल देना नहीं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। अच्छा यही बेटा हेडिंग है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल दोस्तों। बेटा कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो लिख लो भाई, पहला 91 डे ट्रेजरी बिल, यानी गाइस ये मैच्योरिटी वाली बात है दोस्तों, हाँ 91 दिन की मैच्योरिटी बेटा, ठीक है। दूसरा 182 डे ट्रेजरी बिल दोस्तों, ठीक है। और तीसरा 364 डे ट्रेजरी बिल दोस्तों। तो ये बेटा ये टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल। तो बेटा आपके एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से दोस्तों, इनमें से कौन सा टी बिल का सही ग्रुप नहीं है। आपको 5 ऑप्शन देगा और इसमें नंबर चेंज कर देगा दोस्तों। तो आपको ये नंबर याद रखना है, 91, 182 एंड 364। इस पे आप टिक कर देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे टी बिल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल दोस्तों, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन, इसको बेटा इंट्रोड्यूस कब किया गया था दोस्तों, ठीक है, इंट्रोड्यूस तो बेटा 2010, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसे बेटा कौन इशू करता है बेटा, तो इशूड बाय
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, सेम वही दोस्तों। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, इसमें बेटा डीलिंग कौन करता है बेटा, तो इसकी भी डीलिंग बेटा कौन करता है, डीलिंग बाय सेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, इस चौथा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, कैश कैश मैनेजमेंट बिल में दोस्तों कोई अमाउंट की लिमिट नहीं होती, मिनिमम की कुछ नहीं होती है, जैसे मैंने पढ़ा इस, तो कोई लिमिट इसकी होती नहीं है बेटा। ठीक है, इस तो अमाउंट की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम बात कर लेंगे मैच्योरिटी की दोस्तों, मैच्योरिटी कि जो आपका ये सीएमबी बेटा है, इसकी मैच्योरिटी बेटा क्या होती है, तो आप क्या बेटा बोलेंगे, आप बोलेंगे लेस देन 91 डे दोस्तों। ठीक है, तो बेटा इसकी मैच्योरिटी हमेशा 91 दिन से कम होगी, मतलब वो आपके ऊपर है, आप 10 दिन 20 दिन 50 दिन 80 दिन आप पैसा निवेश कर दो, 91 डे से ऊपर आप निवेश इसमें नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो लेस देन 91 डे इसकी बेटा मैच्योरिटी होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये भी क्या बेटा, ये भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दोस्तों। ठीक है, तो जब हमको जब सरकार को मतलब पैसे की बेटा नीड होती है, तो सरकार इसको भी इशू करती है दोस्तों, लेकिन सबसे बाद में। मतलब कैसे होता क्या, देखो बेटा होता ये है कि सरकार ने बेटा टी बिल लॉन्च किया, ट्रेजरी बिल। अब बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेजरी बिल से उधार लिया, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 10 डे के लिए 20 डे लिए निवेश करना चाहते हैं। और दोस्तों टी बिल का क्या है, तो बेटा ट्रेजरी बिल में दिक्कत ये बेटा, ये कम से कम 91 डे के लिए है, तो बेटा ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इसमें निवेश करते हैं। ठीक, तो बेटा ये क्या होता है, ऑप्शन होता है, तो सरकार देखती है कि हमारे पास कितने इन्वेस्टर हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बेटा ट्रेजरी बिल को लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए देयर इज नो लिमिट अमाउंट की, देख लेना। ठीक है, चलो, तो यहां पे दोस्तों आपने अगर इसे पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे। और यहां पे दोस्तों हमारा मनी मार्केट कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। टॉपिक 2, केवाईसी गाइडलाइंस दोस्तों। अच्छा टॉपिक बेटा है। ठीक है, केवाईसी गाइडलाइंस तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो गाइडलाइंस है बेटा, ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस बेटा कौन देता है दोस्तों। ठीक है, तो बेटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि भैया केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन की ये जो गाइडलाइंस है इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, मतलब ये जो गाइडलाइंस है बेटा ये कब आई है दोस्तों, तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, आंसर होगा आपका 2002। ठीक है बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में किस एक्ट में डिफाइन किया गया बेटा। ठीक है, तो केवाईसी जो हमारी गाइडलाइंस है दोस्तों, जो ये हमारी गाइडलाइंस है, ये कहां पे डिफाइन है दोस्तों। हाँ, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, केवाईसी गाइडलाइंस डिफाइंस कहां दोस्तों, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार बेटा आपके एग्जाम में आया है, 1949। ठीक दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, बेटा पांचवा क्वेश्चन मतलब कि बेटा केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेटा दिए जाते हैं बेटा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना बेटा क्या, पहला आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहला। दूसरा बेटा क्या, प्रूफ ऑफ एड्रेस। मतलब गाइस देखिए इसका बेटा मतलब क्या होता है, नो द कस्टमर। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि जो तुम्हारे नए या पुराने कस्टमर हैं, अगर तुम अकाउंट खोलते हो उनका, तो उनके बारे में तुमको सर्टेन इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, जैसे उनका आईडी प्रूफ, उनका एड्रेस प्रूफ। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, केवाईसी बोलते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों बोलती है बेटा। तो छठवां क्वेश्चन बेटा, इसके दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसका बेटा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव गाइस। हाँ दोस्तों, तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, टू प्रिवेंट मनी, ठीक है, टू प्रिवेंट
मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग बेटा, ठीक है। यानी दोस्तों जो लोग अपना ब्लैक मनी बैंक के थ्रू वाइट करना चाहते हैं बेटा, उनसे बचना। क्योंकि दोस्तों मतलब फॉर एग्जांपल, अगर गाइस मैंने अपना अकाउंट किसी बैंक में खोला है और मैंने अपना केवाईसी बैंक को दिया है, तो दोस्तों बैंक को पता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं दोस्तों। अगर गाइस मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 महीना सैलरी आता है और गाइस अचानक से गाइस मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ जाए, तो बैंक तो पता है भाई। तो गाइस अगर बैंक को पता है मेरे बारे में, तो बैंक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है पैसे कहां से आए। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा अकाउंट है जिसके बारे में बैंक को पता ही नहीं किसका अकाउंट है, और बेटा वहां ये सब हो रहा है, तो बैंक किसको पकड़ेगी बेटा। तो कहने का मतलब कि केवाईसी से जो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट दोस्तों। अच्छा, ये बेटा 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते दोस्तों। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या बनता है बेटा यहां पे। 7वां जैसे कि कस्टमर हैज बीन डिफाइंड इन, कस्टमर हैज बीन डिफाइंड। यानी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्राहक की परिभाषा कहां पर दी गई है। एक कस्टमर कौन है, उसकी परिभाषा कहां पर दी गई है बेटा। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, इन द केवाईसी गाइडलाइंस, इन द केवाईसी गाइडलाइंस। दोस्तों देख लो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि एक कस्टमर की परिभाषा कहां पे दी गई है, तो केवाईसी गाइडलाइंस में दी गई है, इसे भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो बेटा कस्टमर के हिसाब से केवाईसी कस्टमर बेटा कौन होते हैं, केवाईसी के हिसाब से बेटा कस्टमर बेटा कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, एक बेटा क्या होता है, लो रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर, ठीक है बेटा। एक होता है क्या, मीडियम रिस्क कस्टमर, ठीक है। और एक का बेटा क्या होता है, एक होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क कस्टमर। दोस्तों बेटा यहां पे रिस्क का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे रिस्क का मतलब है कि कौन लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। बेटा लो रिस्क का मतलब सबसे कम चांस, यहां उससे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा बेटा, ठीक है। देखो दोस्तों, तो बेटा लो रिस्क कस्टमर बेटा कौन आते हैं, बेसिकली इसमें बेटा सैलरीड पर्सन आते हैं। क्या है यार, तो इसमें बेसिकली सैलरीड पर्सन आते हैं दोस्तों, मतलब जो लोग जॉब करते हैं गाइस, हाँ। या भाई इसमें जैसे हाउस वाइफ है बेटा, इसमें जैसे हाउस वाइफ है दोस्तों, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है दोस्तों। तो बेटा बैंक इनको इसमें रखता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम भाई मीडियम की बेटा, तो यहां पे दोस्तों आते हैं कौन, यहां पर आपके कॉर्पोरेट और बेटा इंडस्ट्रीज आते हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें आते हैं बेटा, ठीक है। और यहां बेटा कौन आते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, यहां पर आते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक। और दोस्तों ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट गाइस, पॉलिटिशियन एंड ट्रस्ट। दोस्तों ट्रस्ट का बेटा मतलब क्या है, आपने नाम सुना होगा, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस ट्रस्ट। दोस्तों बेटा ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये दोस्तों डोनेशन लेते हैं, और बेटा डोनेशन लेने के बाद भाई मतलब जैसे विधवाओं को पेंशन की हम बात कर लें, अनाथालय की बात कर लें बेटा, उसके लिए काम करते हैं। तो गाइस यहां पर ब्लैक मनी का व्हाइट में कन्वर्ट होने का सबसे ज्यादा चांस होता है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, तुम्हारे एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आया था कि जो दोस्तों हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, हाई रिस्क, इन्हें कितने साल में अपना केवाईसी अपडेट करना होगा दोस्तों। तो बेटा इनको हर 2 साल में केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। मीडियम भाई इनको हर 8 साल में अपना केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों, और इनको बेटा हर 10 साल में अपना केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। पिछले ही साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये सब बने थे। तो भाई ये हो गया बेटा क्या आपका केवाईसी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। दोस्तों अब बेटा ये टॉपिक का मतलब क्या है दोस्तों,
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि हमारे देश में कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं, हमारे देश में कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले ये समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बेटा क्या क्या है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्रीकल्चर दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, दूसरा बेटा हाउसिंग, तीसरा बेटा एजुकेशन, चौथा बेटा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, पांचवा बेटा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों छठवां एक्सपोर्ट क्रेडिट। सातवां रिन्यूएबल एनर्जी। और बेटा आठवां क्या है दोस्तों, आठवां है अदर्स। दोस्तों बेटा अदर्स में कौन आता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है बेटा, अदर्स में आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एससी कास्ट के लोग, एसटी कास्ट के लोग दोस्तों, या फॉर एग्जांपल दोस्तों माइनॉरिटीज, या दोस्तों जो आपके लोकल आर्टिशियंस होते हैं। लोकल आर्टिशियन का मतलब बेटा क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं मिर्जापुर से भाई दोस्तों, तो हमारे बेटा मिर्जापुर में एक चीनी मिट्टी का बर्तन आता है, बड़ा फेमस है वो, लेकिन दोस्तों जो लोग काम करते हैं बड़े गरीब होते हैं, तो लोकल आर्टिशियन। ठीक है, ये लो बेटा हो गया। अच्छा इसमें गाइस सबसे नया जुड़ा है स्टार्टअप, तो बेटा स्टार्टअप को भी ऐड कर लिया गया दोस्तों इसमें अदर्स में दोस्तों। तो सबसे नया बेटा स्टार्टअप है, याद रखना मेरी बात दोस्तों। ठीक है, तो ये बेटा 8 जो है ये क्या है, हमारे देश के प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो इसको आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये एमएसएमई की डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है, एमएसएमई की डेफिनेशन भी एग्जाम में बेटा आती है। ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों डेफिनेशन क्या बेटा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बेटा हम कैसी कंपनी को माइक्रो बोलेंगे, कैसी को हम स्मॉल बोलेंगे, और कैसी को बेटा मीडियम बोलेंगे। दोस्तों अगर गाइस आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे बेटा जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर दोस्तों कितना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों दो बातें उसमें होती हैं, एक आपका इन्वेस्टमेंट और एक आपका टर्नओवर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है दोस्तों, ठीक, और आपका बेटा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, सुन लो, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है अप टू 1 CR, उसके ऊपर नहीं, लेकिन आपका टर्नओवर है अप टू 5 CR दोस्तों, तो बेटा आप किसमें आओगे, आप आओगे माइक्रो एंटरप्राइज में। दोस्तों अगर बेटा आपने कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट दोस्तों 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक बेटा है, तो बेटा आप किसमें आओगे, आप आओगे स्मॉल में। और अगर दोस्तों आपने कोई बिजनेस शुरू किया है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए है दोस्तों, और आपका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए दोस्तों है, तो बेटा आप किसमें आओगे, स्मॉल में आओगे। इसे याद कर लेना, पिछले साल ग्रामीण बैंक के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना हुआ था। तो अब जो है दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से देखते हैं, कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कहीं से हम आते हैं मेन टॉपिक पे दोस्तों। मेन टॉपिक क्या है हमारा, देखिए तो बेटा ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 3 नियम है दोस्तों। देखो इस नियम 1 दोस्तों, नियम 1 बेटा क्या है दोस्तों, रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, बेटा रूल नंबर 1, हमारे देश में जो भी बैंक है बेटा, हाँ जो भी दोस्तों हमारे देश में कमर्शियल बैंक, जो भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक दोस्तों काम करते हैं बेटा, यहां पे क्या इस कमर्शियल बैंक का मतलब है, यहां पर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर हम बेटा प्राइवेट बैंक की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक दोस्तों दोनों बैंक की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, प्लस दोस्तों हमारे देश में जो फॉरेन के बैंक काम कर रहे हैं,
प्लस हमारे देश में जो बेटा फॉरेन के बैंक काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फॉरेन बैंक बेटा ये वो बैंक हैं जिनकी इंडिया में कम से कम 20 या फिर मोर देन 20 या फिर मोर देन 20 ब्रांच की बात बेटा हम कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन 20 ब्रांचेस की बात हम दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, नियम नंबर 1, हमारे देश के सारे सरकारी बैंक, सारे प्राइवेट बैंक और बेटा साथ ही साथ फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में कम से कम 20 या बेटा उससे ऊपर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो बेटा इनके लिए नियम क्या है दोस्तों, बेटा इनके लिए नियम क्या है कि बेटा इनको अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, दोस्तों ये एक नाम है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों से शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एएनबीसी गाइस, एएनबीसी दोस्तों। बेटा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल भाषा में, हालांकि ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन गाइस सिंपल भाषा में एक बैंक एक साल में जितना अमाउंट लोन बांटता है, एक बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा लोन बांटता है, ठीक है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, एएनबीसी। तो बेटा नियम क्या है कि इन बैंकों को अपने एएनबीसी का एटलीस्ट 40% बेटा ये लोन देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में एक साल में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लोन बांटे, तो इसका मतलब बेटा कि आपको कम से कम 40 लाख रुपए बांटने पड़े होंगे प्रायोरिटी सेक्टर में दोस्तों। ये दोस्तों नियम है। और सुनिएगा इस दो, अब बेटा ये 40% नियम है दोस्तों। अब इसमें भी और नियम है दोस्तों कि भाई 40 तो बांटने, लेकिन 40 में दोस्तों आपको कम से कम 18% ये बेटा लोन बांटने एग्रीकल्चर में दोस्तों, मतलब बेटा कृषि में। और सुनिए दोस्तों 18% बेटा आपको बांटने एग्रीकल्चर में। अब नियम बेटा क्या दोस्तों, देखो अब दोस्तों इस 18 में दोस्तों आपको 10% लोन बांटना है बेटा किसे, स्मॉल फार्मर या फिर मार्जिनल फार्मर दोस्तों। और जो 8% है बेटा, तो बेटा वो आप लोग देखो भाई, अगर हम बात करते हैं खेती की बेटा, दोस्तों खेती कैसे होती है बेटा, बेटा खेती में छोटे मोटे किसान भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं और बेटा फार्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेटा 10% छोटे किसान जो आपके बेटा स्मॉल फार्मर या फिर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, और 8% बेटा तो ये आप बांट दो बड़े किसानों को, फार्म्स को दोस्तों, ठीक है। तो 18 में से भी दो बेटा बाइफर्केशन आपके 10% और 8% दोस्तों, ठीक है। देखो तो 40 में 18% एग्रीकल्चर दोस्तों इसमें बेटा क्या है, इसमें बेटा 12% आपको बांटना है किसको, वीकर सेक्शन को दोस्तों। बेटा वीकर सेक्शन का मतलब क्या बेटा हो गया, तो बेटा वीकर सेक्शन का मतलब वही आपका हो गया अदर्स, SC ST ये सब दोस्तों, हाँ ठीक है। और दोस्तों 7.5% बेटा ये आपको बांटना बेटा किसे, ये आपको बांटना है ये आपको बांटना बेटा किसे, ये बांटना है आपको माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंटरप्राइज, इनको बांटना है दोस्तों। ये नियम है दोस्तों। 40 में से देखो यहां बेटा 2 अपडेट है, यहां पर 2 अपडेट है। पहले बेटा स्मॉल फार्मर और मार्जिनल, इसके लिए बेटा 8 था, लेकिन अब इसे 10 कर दिया गया बेटा, और इसे 8 कर दिया गया यहाँ बेटा। और दोस्तों पहले क्या था, वीकर सेक्शन के लिए 10% था, अब 12 हो गया दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो तो बैंकों को इतना बांटना है बेटा कहां, प्रायोरिटी सेक्टर्स में दोस्तों, और उसमें से इतना इतना बांटना है यहां दोस्तों। ये नियम है गाइस। अब जो पैसा बच जाए उसमें आप बांट दो, और एक्सपोर्ट क्रेडिट सोशल इंफ्रा जो भी आपने लिखा है दोस्तों। तो ये बेटा नियम नंबर 1 है दोस्तों। अब गाइस देखो नियम नंबर 2 दोस्तों गाइस, तो बेटा रूल नंबर 2 क्या है बेटा, तो बेटा रूल नंबर 2 है किसके लिए, ये दोस्तों केवल फॉरेन बैंक के लिए दोस्तों। ये केवल हमारे देश में फॉरेन के बैंक जिनकी इंडिया में लेस देन 20 ब्रांचेस चल रही हैं दोस्तों, ब्रांचेस, उनके लिए बेटा नियम क्या है, क्या बेटा कि आपको अपने एएनबीसी का 40% लोन बांटना है इन द प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनको फायदा क्या बेटा, ये छोटे बैंक है ना, मतलब ये इनकी ब्रांच 20 से कम है, तो ये कहां एग्रीकल्चर में बांटेंगे बेटा, तो ढंग से क्या बोला गया, इनसे बोला गया कि आपको 40 बांटना है, जैसे बांटना है वैसे बांट लीजिए।
मतलब गाइस इनके लिए एग्रीकल्चर, एमएसएमई ये सब नहीं है, आपको 40% लोन बांटना है, बस इतना एक साल में। अब कैसे आप बांटते हैं वो आपके ऊपर, ठीक है गाइस। अच्छा दोस्तों, अब गाइस रूल नंबर 3 बेटा क्या है? बेटा रूल नंबर 3 क्या है? ये दोस्तों हमारे देश में जो भी रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों, ठीक है, इस प्लस जो भी कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, और प्लस दोस्तों जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों। यानी गाइस इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनसे बेटा क्या बोला गया कि इनको दोस्तों अपने एएनबीसी का कम से कम 75% लोन बांटना है बेटा, किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में दोस्तों, ठीक है। एक आपका नियम ये रहा कि आपको लोन बांटना है 75% इन द प्रायोरिटी सेक्टर। तो यहां पे दोस्तों कुछ नियम खत्म बेटा। अब एक पॉइंट और गाइस देखिए दोस्तों, ये बेटा हो गया नियम के हिसाब से दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेक्टर के हिसाब से दोस्तों कि गाइस किस सेक्टर में मैक्सिमम कितना लोन बांटना है, ये भी पढ़ लो बेटा, एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं होम लोन की दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बेटा होम लोन की, तो बेटा होम लोन में आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर गाइस, ठीक है। तो बेटा अगर आपका घर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो बेटा आपको 35 लाख रुपए लोन मिल जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और अगर बेटा आपका घर जो है वो नॉन मेट्रो शहर में, ठीक है दोस्तों, तो बेटा आपको मिलते हैं मैक्सिमम 25 लाख रुपए। इसे दोस्तों याद रख लेना, ठीक। दूसरा बेटा, अगर हम बेटा बात करते हैं एजुकेशन की दोस्तों, तो बेटा एजुकेशन में आपको कितना लोन मिलता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप बेटा इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो बेटा मैक्सिमम 20 लाख रुपए, और दोस्तों अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो भी बेटा 20 लाख रुपए। पहले बेटा यह नियम नहीं था, पहले इंडिया के लिए 10 लाख रुपए था और अब्रॉड के लिए 20 लाख रुपए था, लेकिन दोनों को बेटा बराबर कर दिया गया है, ठीक है। तीसरा नियम दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए बेटा लोन चाहिए तो गाइस मैक्सिमम 40 लाख रुपए पर बोरोवर, यानी एक व्यक्ति को 40 लाख रुपए लोन नहीं मिलेगा दोस्तों उसके ऊपर, ठीक है। बेटा चौथा क्वेश्चन, फॉर द मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी बेटा, ठीक दोस्तों। देखो दोस्तों बेटा रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं हो सकते गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पावर या विंड पावर दोस्तों। देखो गाइस, तो बेटा अगर कोई हाउस होल्ड, मतलब कोई व्यक्ति बेटा अपने फैमिली के लिए, अपने लिए दोस्तों, अगर ये बेटा लोन लेगा तो बेटा इसके लिए 10 लाख रुपए है, इसको मैक्सिमम 10 लाख के लिए लोन मिला बेटा। लेकिन दोस्तों अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर बेटा आप इसको मतलब काफी बड़े लेवल पे करवा रहे हो कमर्शियल पर्पस दोस्तों, तो बेटा इसके लिए 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, ठीक दोस्तों। और गाइस अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर द सोशल इंफ्रा दोस्तों, उसके लिए है 5 करोड़ रुपए पर बोरोवर। सोशल इंफ्रा के लिए 5 CR पर बोरोवर दोस्तों, ठीक है। यहां पे आपको इतना पढ़ना है, काम आपका बेटा हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई लोग, और बेटा अब बात करेंगे इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन के बारे में दोस्तों। ये क्या है भाई लोग, ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों ऑम्बुड्समैन का मतलब बेटा क्या होता है दोस्तों? इसका बेटा मतलब होता है हिंदी में लोकपाल, इसका बेटा मतलब क्या होता है हिंदी में लोकपाल दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आते अपने मतलब से बेटा, तो बेटा ये ऑम्बुड्समैन या लोकपाल का बेटा मतलब क्या होता है? तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत है और आप बेटा ये दिक्कत कोर्ट में नहीं जाना तो बेटा, क्योंकि कोर्ट में टाइम लगता है दोस्तों, आपको जाना पड़ता है ऑम्बुड्समैन के पास दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिए गाइस, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दोस्तों आपको फाइनेंशियली कौन सी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर बेटा मैं हूं तो मुझे बेटा अपने बैंक से कोई दिक्कत हो सकती है बेटा,
मुझे अपने बैंक से कोई दिक्कत बेटा हो सकती है, तो बेटा इसके लिए हमारे देश में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन काम कर रहा था बेटा। ठीक है दोस्तों, बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो बैंक नहीं आते, जो किसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डील करते हैं बेटा। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल, भाई हमारे आपके शहरों में मुथूट फाइनेंस की ब्रांच है, मुथूट फाइनेंस भी लोन बांटता है बेटा। तो बेटा अगर मान लीजिए आपको किसी एनबीएफसी से कंप्लेन है बेटा, ठीक है, तो बेटा हमारे देश में एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन काम बेटा कर रहा था। ठीक है, तीसरा बेटा आप देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बेटा फाइनेंस में हमें दिक्कत कहां पर होती है भाई, या तो हमें अपनी दिक्कत अपने बैंक से होती है, या तो हमें कोई दिक्कत अपने इससे होती है इनसे, या बेटा हमारी आजकल मेन दिक्कत थी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बेटा, है ना गाइस। दोस्तों आपको पता है कि जो डे बाय डे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं बेटा, और बेटा हमेशा क्या होता है, कभी कभी हमारे पास हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बेटा हमारे देश में अगर आपको कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन की बेटा कंप्लेन है, तो बेटा हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन भी थे। दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनो गाइस, ध्यान सुनो, पहले समझो ये बेटा ऑम्बुड्समैन क्या होते हैं। तो ये बेटा स्पेशल कोर्ट होते हैं एक तरह से जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम कहने जाते हैं। जैसे गाइस अगर आपको अपनी बैंक से कंप्लेन है, आप कहां जाओगे, बैंकिंग लोकपाल। अगर आपको अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कंप्लेन है, आप बेटा यहां जाओगे। और बेटा अगर आपको कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंप्लेन है, आप यहां जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश में दोस्तों 3 तरह के ऑम्बुड्समैन चल रहे थे बेटा। फिर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जागी और हमारी गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई से कि हमारे देश में 3 ऑम्बुड्समैन क्यों है, हमारे देश में एक ही ऑम्बुड्समैन होना चाहिए बेटा जो इन तीनों कवर करे, जो इन तीनों को कवर करे बेटा। ठीक है, देखिए तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन। दोस्तों अब गाइस ध्यान सुना मेरी बात, देखो तो यहां पे गाइस हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, देखिए ध्यान से। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑम्बुड्समैन दोस्तों। ठीक है, और यहां पर आपका इंटीग्रेट क्यों हम बोल रहे हैं बेटा, उसके बारे में हमने आपको समझा दिया बेटा। अब ध्यान सुनना दोस्तों, ठीक है, ध्यान सुनना दोस्तों। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है, ये जो आपका इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन है बेटा, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये कब इंट्रोड्यूस बेटा हुआ है, तो बेटा ये इंट्रोड्यूस हुआ बेटा कब, 12 नवंबर 2021। ठीक है, किसने लॉन्च किया दोस्तों, लॉन्च बाय दोस्तों, तो लॉन्च बाय आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, इसका विजन क्या है, मतलब इसको लॉन्च करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का बेटा विजन क्या है, विजन दोस्तों। तो बेटा क्या बोला गया, वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन। ठीक है, यानी अगर देश एक है बेटा तो हमारा ऑम्बुड्समैन भी एक होना चाहिए दोस्तों। तो ये तो बेटा कुछ पॉइंट की बात बेटा हो गई दोस्तों। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई ये लिखा है इंटीग्रेटेड, तो इसमें कौन कौन से ऑम्बुड्समैन को मिक्स किया गया दोस्तों। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान सुनना गाइस, हाँ देखो गाइस, तो बेटा इसमें क्या है, इसमें बेटा आपका बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006। ठीक है, अंडर द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा बेटा, 1949 दोस्तों। ठीक है, तो पहला बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम दोस्तों, ये बेटा स्कीम 6 में आई थी, 6 में। इसका बेटा काम था, हमारे देश में कोई कस्टमर है जिसकी बैंक से कंप्लेन है, सुनने के लिए बेटा। और बेटा ये जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम बेटा, ये कहां डिफाइन किया गया था, सेक्शन 35A में डिफाइन किया गया था बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी दोस्तों। और बेटा ये स्कीम आई थी 2018 में। ठीक है बेटा, ये डिफाइन था अंडर द सेक्शन
45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तीसरा दोस्तों, तीसरा बेटा ऑम्बुड्समैन स्कीम, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों बेटा, और ये डिफाइन किया गया था सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है। ध्यान से, ये सब तीनों का मतलब है कि दोस्तों इसको हल्के मत लेना दोस्तों। तो बेटा हमारे देश में 3 ऑम्बुड्समैन थे अलग अलग, मैंने उनका नाम और वो किस सेक्शन में डिफाइन थे, इनका नाम और किस सेक्शन में डिफाइन थे बेटा, सब मैंने कर दिया बेटा। ठीक है। तो बेटा इन्हीं तीनों को हमारे देश में आपस में मिला दिया गया दोस्तों, और क्या बना, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021। ठीक है। तो ये देख लो, तो बेटा इन्हीं को मिला गया, क्या बना गया, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 दोस्तों। ठीक है। ध्यान देना। अब दोस्तों इसमें एक नई चीज आई बेटा, इसमें एक नई चीज आई है दोस्तों, वो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो बेटा पहली बार फर्स्ट टाइम दोस्तों हमारे देश में जो बेटा नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों। ठीक है। नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, इनको भी बेटा शामिल किया गया है दोस्तों पहली बार। मतलब गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन पहली बार कैसे बैंक कंप्लेंट सुनेगा, पहली बार किस टाइप के बैंक की कंप्लेंट सुनेगा, तो बेटा ये नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों। ठीक है। जिनके पास डिपॉजिट साइज 50 करोड़ रुपए या बेटा उसके ऊपर का हो दोस्तों। ठीक है। देख लीजिए, ये नई चीज है बेटा। तो बेटा इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में पहली बार ऐसा होगा बेटा कि हमारे देश में जो नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन सारी नहीं, इनके पास कस्टमर का डिपॉजिट कम से कम 50 करोड़ रुपए से ऊपर हो, तो बेटा उनकी कंप्लेंट भी सुनी जाएंगी दोस्तों। ठीक है। अब समझ गाइस, फॉर एग्जांपल मान लो ये आप हो दोस्तों। अब बेटा मान लीजिए आपका कोई कंप्लेंट कोई भी है, अब चाहे वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का हो, चाहे वो एनबीएफसी का हो, चाहे वो डिजिटल हो बेटा, आप बेटा यहां पर आते हो, कहां पर आते हो, इनके पास, किनके पास, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन दोस्तों। और बेटा यहां पर आप कंप्लेन करते हो। जब बेटा आप कंप्लेन करते हो बेटा, तो ये बोलो क्या बोलते हैं, तो बेटा ये क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मान लीजिए गाइस हम यहाँ पे कंप्लेन करते हैं और ये आपकी कंप्लेन नहीं सुनते हैं, या फॉर एग्जांपल ये दोस्तों आपके अगेंस्ट में अपना फैसला आते बेटा, ये फैसला, हाँ, तो बेटा फिर आप किसके पास जाओगे, यानी भाई अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे केस किया, इन्होंने आपके अगेंस्ट में अपना बेटा फैसला सुना दिया, तो आप बेटा किसके पास जाओगे बेटा, देखिए, तो आप बेटा जाओगे इसके पास, इनके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास दोस्तों। ठीक है। देखो ये बेटा कौन होते हैं, ये होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्चुअली डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। मतलब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जिसके पास कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का चार्ज होता है बेटा, उसके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये है दोस्तों। तो ये बेटा एक चीज ऐड कर लेना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट बेटा नाबार्ड। ठीक है। देखिए, तो नाबार्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला, नाबार्ड का एक्ट हमारे देश में कब आया था, 1981 में दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, नाबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशन बेटा बना, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, शिव रमन कमेटी। शिव रमन
शिव रमन कमेटी दोस्तों। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर गाइस। ठीक है। तो 12 जुलाई 1982। तीसरा क्वेश्चन, नाबार्ड की प्राइमरी कैपिटल कितनी थी? प्राइमरी कैपिटल मतलब गाइस नाबार्ड को जब बनाया गया तो उसके पास कितनी कैपिटल थी बेटा? तो 100 करोड़ रुपए में से बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो कहां पे है दोस्तों? मुंबई में है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, अगर मान लीजिए पूछ ले कि नाबार्ड की प्रेजेंट कैपिटल क्या है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे कि 30,000 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है। सातवां क्वेश्चन बेटा, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है बेटा इसमें? तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर शाजी केवी। शाजी केवी बेटा चेयरमैन है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आठवां क्वेश्चन, नाबार्ड की कौन कौन सब्सिडरी है बेटा? सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड दोस्तों, इसका मतलब नाबार्ड के अंडर में कौन कौन सी कंपनी काम करती है दोस्तों? तो टोटल 7 कंपनी है। आपको बस इनके नाम ध्यान देने हैं बस। जैसे बेटा नैपकॉन्स, नैपफिन्स। ठीक है। नैप समृद्धि, नैपकॉन्स, नैपफिन्स, नैप समृद्धि, 3 यहां पे दोस्तों। और देखिए सॉरी, नैप किसान, नैप वेंचर, नैप फाउंडेशन और नैप संरक्षण। दोस्तों ये 7 सब्सिडरी हैं जो नाबार्ड के अंडर में काम करती हैं। बस आपको इतना पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। और यहां पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए पार्ट 4 ही बना देंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो इस बात ध्यान दें बेटा। हाँ, मिलते हैं इस पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।